सोचिए अलमारी के किसी कोने में पड़ी एक मामूली सी साड़ी कैसे एक इतने बड़े मतलब हाई प्रोफाइल रेप केस का सबसे बड़ा ताला खोल सकती है। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हाल ही में जो पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा मामला सामने आया, उसमें ठीक यही हुआ। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। एक घरेलू सहायिका के बलात्कार के आरोप में उन्हें सजा हुई है, उम्र कैद शायद। जी, आजीवन कारावास। लेकिन ये मामला सिर्फ एक सजा सुनाने तक का नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। जैसे सत्ता का गलत इस्तेमाल कैसे होता है, डिजिटल सबूत जो आजकल इतने आम हो गए हैं वो कैसे पहेली बन जाते हैं, और फिर इंसाफ पाने की लड़ाई, वो तो है ही, खासकर जब सामने इतना पावरफुल इंसान हो। बिल्कुल। तो आज हम इसी केस की परतें खोलेंगे, मतलब कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे जांच करने वालों ने, एसआईटी ने एक एक करके सबूत जुटाए, वो बिखरी हुई कड़ियां कैसे जोड़ी, और फिर अदालत मतलब जज साहब किस नतीजे पर पहुंचे, उन्होंने क्या सोचकर ये फैसला सुनाया, ये समझना भी जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसकी तह तक जाना। ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है पीड़िता के बयान से। उनकी उम्र करीब 47-48 साल बताई गई है। वो रेवन्ना के घर पर घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2020 और 2021 के बीच रेवन्ना ने उनके साथ कई बार बलात्कार किया, और ये सिर्फ एक जगह नहीं, मैसूर वाले फार्म हाउस पर भी और बेंगलुरु वाले घर पर भी। और सिर्फ रेप ही नहीं, शायद वीडियो बनाने का भी आरोप था। हाँ, ये बहुत ही घिनौनी बात थी कि उन्होंने ना सिर्फ ये अपराध किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया। ये पीड़िता का आरोप था। यहीं से मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन देखिए, सिर्फ बयान के आधार पर, खासकर इतने हाई प्रोफाइल केस में, बात साबित करना मुश्किल होता है। सबूत चाहिए होते हैं। सही कहा। और जांचकर्ताओं के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि पुख्ता, एकदम ठोस सबूत कैसे जुटाए जाएं। और यहीं पर उस साड़ी की कहानी सामने आती है। हाँ, वो साड़ी वाला एंगल, बताइए उसके बारे में। तो जब पुलिस पीड़िता से पूछताछ कर रही थी, तो उन्होंने बातों बातों में एक बहुत अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक बार जब ये घटना हुई, उसके बाद रेवन्ना ने उनकी पहनी हुई साड़ी वापस नहीं दी थी। अच्छा। हाँ, और उन्हें लगा कि शायद वो साड़ी फार्म हाउस में ही कहीं पड़ी होगी। अब देखिए, ये सिर्फ एक अंदाजा था, एक छोटा सा सुराख। लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया होगा। बिल्कुल नहीं, पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और फार्म हाउस की तलाशी ली। और जानते हैं क्या हुआ? मिल गई साड़ी। हाँ, फार्म हाउस की अटारी मतलब अटिक, उसमें वो साड़ी मिल गई। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी उस वक्त। एक उम्मीद जगी कि शायद कुछ लिंक मिल जाए। पर सिर्फ साड़ी मिलना काफी नहीं था, है ना? उसे रेवन्ना से जोड़ना जरूरी था। एग्जैक्टली। असली जो टर्निंग पॉइंट आया वो तब आया जब इस साड़ी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, FSL लैब में। और वहाँ क्या पता चला? रिपोर्ट ने तो जैसे केस का रुख ही मोड़ दिया। पहली बात, साड़ी पर वीर्य यानी सीमेन के निशान पाए गए। और सबसे अहम बात यह थी कि उस सीमेन का जो DNA प्रोफाइल निकाला गया, वो प्रज्वल रेवन्ना की DNA सैंपल से मैच हो गया। ओह, ये तो बहुत बड़ा सबूत है, मतलब डायरेक्ट लिंक। बिल्कुल, ये एक सीधा साइंटिफिक सबूत था। अब इसे झुटलाना लगभग नामुमकिन था। अब ये सिर्फ पीड़िता का बयान नहीं रहा, बल्कि एक ठोस फॉरेंसिक सबूत पुलिस के हाथ लग चुका था, जो सीधे आरोपी की तरफ इशारा कर रहा था। इस साड़ी वाले सबूत ने तो केस की बुनियाद मजबूत कर दी। लेकिन फिर वो वीडियोस का मामला सामने आया, जिसने तो जैसे भूचाल ला दिया था। हाँ, वो वीडियोस 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक से बहुत सारे वीडियोस लीक हुए, जिनमें अलग अलग महिलाओं के साथ यौन शोषण दिखाया गया था। और ये शक जताया गया कि ये वीडियो रेवन्ना ने ही रिकॉर्ड किए हैं। इसने तो मामले को और ज्यादा उलझा दिया होगा। एक तरफ सबूत मिल रहा है, दूसरी तरफ ये नए वीडियोस। उलझाया भी और जांच को एक नई दिशा भी दी। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो गई। मुश्किल ये थी कि वीडियो में पीड़िता का चेहरा तो साफ दिख रहा था, लेकिन जो व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा था उसका चेहरा नहीं था। अच्छा, तो फिर कैसे साबित करते कि ये रेवन्ना ही है? हाँ, वीडियो में सिर्फ रिकॉर्ड करने वाले के हाथ दिख रहे थे और शरीर के कुछ और हिस्से जैसे गुप्तांग नजर आ रहे थे। अब SIT मतलब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, उसके सामने ये पहाड़ जैसी चुनौती थी कि वो ये साबित करें कि ये वीडियो रेवन्ना ने ही रिकॉर्ड किए हैं। ये तो वाकई बहुत मुश्किल काम लगता है। बिना चेहरे की पहचान कैसे साबित की जा सकती है? यहीं पर मॉडर्न फोरेंसिक साइंस का, आप कह सकते हैं, कमाल देखने को मिला। SIT ने कुछ इंटरनेशनल स्टडीज का सहारा लिया, खास तौर पर तुर्की और जापान में हुई रिसर्च का। किस तरह की रिसर्च? इस रिसर्च में ये बताया गया है
कि कैसे किसी व्यक्ति के हाथों या शरीर के दूसरे अंगों पर मौजूद खास निशान, जैसे कोई तिल हो, मस्सा हो या त्वचा की कोई खास बनावट हो, उससे भी पहचान की जा सकती है। इंटरेस्टिंग। तो क्या एसआईटी ने इसका इस्तेमाल किया? हाँ, उन्होंने अदालत से सीआरपीसी की धारा 53A के तहत इजाजत ली। ये धारा ऐसे मामलों में आरोपी की शारीरिक जांच की अनुमति देती है। फिर रेवन्ना की तस्वीरें ली गईं, उनके हाथों की, शरीर के उन हिस्सों की जो वीडियो में दिख रहे थे। और फिर उन तस्वीरों का मिलान वीडियो फुटेज से किया गया? जी हाँ, और नतीजा चौंकाने वाला था। वीडियो फुटेज में दिख रहे हाथों और गुप्तांगों पर करीब 10 ऐसे निशान मिले जो रेवन्ना की तस्वीरों से हूबहू मैच कर गए। 10 निशान? ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, वीडियो में जो आवाज सुनाई दे रही थी पीछे से, उसका वॉइस सैंपल लिया गया और उसे रेवन्ना की आवाज के सैंपल से मिलाया गया और वो भी मैच हो गया। आवाज भी मैच हो गई? हाँ, और एक और चीज, वीडियो के बैकग्राउंड में जो जगह दिख रही थी, जैसे कमरे की दीवारें, फर्श की टाइलें वगैरह, उनका मिलान रेवन्ना के मैसूर वाले फार्म हाउस और बेंगलुरु वाले घर के कमरों से किया गया और वो लोकेशंस भी मैच हो गईं। बाप रे, मतलब सबूतों की जैसे झड़ी लग गई। साड़ी से डीएनए, वीडियो से शारीरिक निशान, आवाज का मिलान, लोकेशन का मिलान। ये तो बहुत मजबूत केस बन गया होगा। हाँ, कड़ियां एक एक करके जुड़ती जा रही थी और इसमें एक और अहम डिजिटल सबूत सामने आया, एप्पल लिंक से। एप्पल से? वो कैसे? एसआईटी ने एप्पल से संपर्क किया और कंपनी ने इस बात की पुष्टि की कि जिस आईफोन का इस्तेमाल ये वीडियो रिकॉर्ड करने और स्टोर करने के लिए हुआ था, वो रेवन्ना से ही जुड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब फोन का कनेक्शन भी एस्टैब्लिश हो गया। जी, लेकिन जब रेवन्ना से इस फोन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि उनके पास ऐसा कोई फोन कभी था ही नहीं। इस इनकार का क्या मतलब निकाला गया? अदालत ने इसे सबूत मिटाने की कोशिश माना कि वो जानबूझकर सच छुपा रहे हैं और ये बात भी उनके खिलाफ गई। इसके अलावा एक और डीएनए सबूत था। पीड़िता के पेटीकोट से भी डीएनए सैंपल लिया गया था और वो भी रेवन्ना से मैच हुआ। यानी मल्टीपल जगहों से डीएनए मैच हुआ। सही। तो अब आप देखिए कितने तरह के सबूत थे। फिजिकल एविडेंस जैसे साड़ी, फॉरेंसिक एविडेंस जैसे डीएनए और वॉइस मैच, डिजिटल एविडेंस जैसे वीडियो और फोन रिकॉर्ड, और लोकेशन मैच। इतने सारे सबूतों के बाद केस जब अदालत पहुंचा तो जाहिर है ये काफी मजबूत स्थिति में था। बिल्कुल। अब अदालत की कार्रवाई पर आते हैं। पीड़िता की गवाही बहुत अहम रही होगी। हाँ, बेहद अहम। अदालत में पीड़िता ने अपनी गवाही दी। जाहिर है ये उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत ही मुश्किल दौर रहा होगा, लेकिन जज साहब जस्टिस संतोष गजानन भट्ट, उन्होंने उनकी गवाही को सुना और उसे सुसंगत और भरोसेमंद माना। और जज साहब ने अपने फैसले में क्या कहा? रेवन्ना के पद और ताकत के बारे में कुछ कहा? हाँ, उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया। जज साहब ने अपने फैसले में साफ तौर पर लिखा कि रेवन्ना ने अपनी ताकत का, अपने सांसद होने के पद का बुरी तरह से दुरुपयोग किया। उन्होंने एक ऐसी महिला का शोषण किया जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर थी, जो उन पर निर्भर थी। उन्होंने इसे सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं माना? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। जज साहब ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, ये समाज के प्रति अपराध है। ये जनता के विश्वास को तोड़ने जैसा है, क्योंकि एक सांसद जनता का प्रतिनिधि होता है, उससे ऊंचे आचरण की उम्मीद की जाती है। और बचाव पक्ष ने क्या दलीलें दी? कुछ तो कहा होगा उन्होंने। हाँ, बचाव पक्ष ने कोशिश की इसे एक राजनीतिक साजिश बताने की। उन्होंने पीड़िता की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाने की कोशिश की, उनके चरित्र हनन का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया। सबूत इतने पुख्ता थे शायद। बिल्कुल। और सजा सुनाते वक्त अदालत ने लगभग 10 ऐसे गंभीर कारण गिनाए जिनकी वजह से सजा सख्त दी जा रही थी। क्या थे वो कारण? उनमें शामिल था सत्ता का दुरुपयोग, बार बार बलात्कार करना, अपराध का वीडियो बनाना, पीड़िता को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और धमकाना, और सबूत मिटाने की कोशिश करना। ये सब एग्रीवेटिंग फैक्टर्स माने गए। और इन्हीं सब वजहों से फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सही, आजीवन कारावास और साथ में 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और इसमें एक खास बात यह है कि ये जो जुर्माने की रकम है, ये सीधे पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। इसका बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा। ये एक अच्छा कदम है, पीड़िता को सीधे मदद मिलेगी। जी। और जज साहब ने अपने फैसले में एक बहुत मशहूर कहावत का जिक्र किया, लॉर्ड डेनिंग की। उन्होंने कहा, बी ये नेवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। मतलब आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, कानून हमेशा आपसे ऊपर है। वाकई ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। ये पूरा मामला अगर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे मतलब फोरेंसिक साइंस की छोटी छोटी बारीकियां डिजिटल दुनिया में जो हम निशान छोड़ जाते हैं वो कितने अहम हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर एक पीड़िता का हौसला, उसका सच के साथ खड़े रहना, ये सब चीजें जब मिलती हैं
तो इंसाफ का रास्ता बन सकता है, चाहे सामने कितना भी बड़ा, कितना भी ताकतवर इंसान क्यों न खड़ा हो। बिल्कुल। लेकिन ये केस हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल उठता है कि जब व्यवस्था के रखवाले ही, सत्ता में बैठे लोग ही ऐसा जुर्म करने लगें तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है? क्या हमेशा ऐसा ही न्याय मिल पाता है? खासकर उन लोगों को जिनकी आवाज कमजोर होती है, जो ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाते हैं, क्या उन्हें हमेशा सिस्टम का साथ मिलता है? ये सवाल सिर्फ इस केस तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। ये हमारे पूरे सिस्टम पर, समाज पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हम ऐसी आवाजों को कितना सुनते हैं, कितना सुरक्षित महसूस कराते हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। इस बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दे पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। ऐसा करने से आप भविष्य में आने वाली ऐसी ही जानकारी भरी बातचीत को मिस नहीं करेंगे। बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद सैम। धन्यवाद।